नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी स्पीकर पद को लेकर एनडीए में मचे घमासान की, मोदी सरकार पर जनता के कम होते भरोसे की, देखेंगे नीट विवाद पर बढ़ते बवाल को, जेडीयू की बीजेपी को खुली चेतावनी को, जानेंगे तेलंगाना में कांग्रेस को मिलती मजबूती को, और बुलेटिन के आखिर में बात 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव को लेकर बढ़ती चिंता को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज दूसरा दिन। ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन में आई गिरावट। आतिशी का बयान, दिल्ली का हक मिलने तक जारी रहेगा अनशन। देश में महंगाई का टॉर्चर जारी, टमाटर ने लगाई सेंचुरी। कांग्रेस ने किया ट्वीट, लिखा अब की बार टमाटर 100 पार। देश की एफडीआई में आई 43% की भारी गिरावट। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार की खराब नीतियों से टूटा है निवेशकों का भरोसा। बीएसपी की मुख्य धारा में हुई आकाश आनंद की वापसी। उत्तराखंड उपचुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारक। फिलहाल पार्टी में किसी पद पर नहीं है आकाश आनंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सांसदों के शपथ ग्रहण से लेकर स्पीकर का चुनाव भी होना है, और स्पीकर को लेकर एनडीए में बवाल मच गया है। स्पीकर को लेकर फंसे पेच से मोदी की कुर्सी भी हिलती दिख रही है। तो आखिर क्यों बीजेपी अपना स्पीकर बनवाने पर अड़ी है, और इससे कैसे कमजोर पड़ता दिख रहा है एनडीए? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर एनडीए में टूट के संकेत मिलने लगे हैं। बीजेपी के लिए इस बार स्पीकर पद हासिल करना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। स्पीकर पद पर सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की लगातार बैठक हो रही है, लेकिन किसी भी नाम पर आम राय नहीं बन पा रही है। दरअसल टीडीपी ने पेच फंसा दिया है। चंद्रबाबू नायडू अड़ गए हैं कि स्पीकर उनके दल का होना चाहिए। टीडीपी एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और गठबंधन की परंपरा के अनुसार स्पीकर पद पर उसका दावा बनता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना स्पीकर बनवाने पर अड़ी हुई है। चंद्रबाबू को मनाने के लिए डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछाला गया, जो बीजेपी सांसद होने के साथ ही चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार भी हैं। लेकिन कोई सहमति अभी तक नहीं बनी है। इस बीच एनडीए के अंदर बीजेपी के दबदबे के खिलाफ भी आवाजें उठती दिख रही हैं, और इसी के चलते बीजेपी की अधिकांश सहयोगी पार्टियां टीडीपी के रुख का समर्थन करती दिख रही हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी एनडीए के टकराव पर नजरें टिका दी हैं और साफ कर दिया है कि वो अपना स्पीकर उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो एनडीए ही टूट सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के तेवर इन दिनों बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, और मोदी सरकार जिस तरह से जिद पर अड़ी हुई है उससे सरकार ही संकट में फंसती दिख रही है। ऐसे में एक बार फिर एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले ही टीडीपी ने कड़े रुख के संकेत दे दिए हैं। इस बार सरकार बनने के साथ ही पीएम मोदी की मुसीबत का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार बने सिर्फ 2 सप्ताह हुए हैं, लेकिन इस बीच 2 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। जनता सड़क पर है। हर राज्य में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। साफ है, मोदी सरकार के लिए 2 सप्ताह बेहद मुश्किल भरे रहे हैं, और भविष्य में मुश्किल ही दिख रही है, क्योंकि जनता का भरोसा सरकार से घटता जा रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल बेहद निराशा और विवादों से भरा दिखाई दे रहा है। सरकार को बने सिर्फ 2 सप्ताह हुए हैं, लेकिन विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है। 2 सप्ताह में ही सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। 2 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। विपक्ष तो पीएम मोदी से भी इस्तीफा मांग रहा है, जिससे पूरी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार बनने से पहले ही नीट में गड़बड़ी का मामला सामने आ गया, तो सरकार बनते ही बंगाल में बड़ा रेल हादसा हो गया। 17 जून की सुबह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में रंगपानी और चटरहाट स्टेशनों के बीच सुबह 8:55 पर अगरतला से कोलकाता सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच सीधी टक्कर हो गई। ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इस लापरवाही को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निशाने पर आ गए। सवाल उठे कि आखिर कब तक ये हादसे रुकेंगे और कब तक सरकार झूठा आश्वासन देती रहेगी। उनके पिछले कार्यकाल में भी कई रेल हादसे हुए थे। ऐसे में विपक्ष की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। वैष्णव के इस्तीफे की मांग तो चल ही रही थी। इस बीच देश में एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होने की खबरें आने लगी। साथ ही नीट परीक्षा का पेपर लीक होने से अलग बवाल मच गया, जिस कारण से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इस समय पूरे देश में चल रही है।
विपक्ष इसे लेकर खासा आक्रामक दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ उसे लेकर विपक्ष ने तो सीधे पीएम के ही इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। साफ है, मोदी सरकार से देश की जनता का भरोसा घटता दिखाई दे रहा है। दरअसल मोदी सरकार की शुरुआत ही इस बार विवादों के बीच हुई है। पहले तो मंत्रियों की संख्या को लेकर एनडीए में ही घमासान छिड़ा था और सरकार बनी तो नीट का मामला उठ खड़ा हुआ। इसे लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि अब मामला रिजल्ट का नहीं बल्कि पेपर लीक का दिख रहा है। इसके बाद एक के बाद एक दूसरे एग्जाम भी रद्द हो रहे हैं। तो कैसे परीक्षाएं बनी सरकार का संकट, देखिए ये रिपोर्ट। नीट की परीक्षा रद्द कराने की छात्रों की मांग पूरी नहीं हो रही है, लेकिन बीते 9 दिन में 3 परीक्षाएं जरूर रद्द हो गई हैं। एनटीए ने एनसीईटी यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने के बाद अब सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर विवाद तेज हो गए हैं। आखिर क्यों हर दूसरी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही हैं? देश की शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं नीट परीक्षा को लेकर बिहार और झारखंड पुलिस ने बताया कि पेपर झारखंड से ही लीक होने के सबूत मिल रहे हैं। अब तक की जांच में ये साफ हो गया है कि संजीव मुखिया ही पेपर लीक करने वाले गिरोह का सरगना है और व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक किया गया था। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। शिवसेना यूबीटी नेता ने इसे सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 3 तथ्य और 3 सवाल किए हैं। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि नीट घोटाले में भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मोदी सरकार के एंटी पेपर लीक कानून पर तंज कसते हुए खड़गे ने लिखा कि नया कानून लाना केवल भाजपाई लीपापोती ही है। जब तक शिक्षा प्रणाली व स्वायत्त संस्थानों को बीजेपी, आरएसएस की दखलंदाजी व दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये धांधली, चोरी, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। बता दें कि एनएसयूआई ने भी 24 जून यानी संसद सत्र के शुरू होने के साथ ही संसद घेराव करने की घोषणा की है। जहां विपक्ष सदन के अंदर मोदी सरकार को घेरने के लिए कमर कसकर तैयार है, तो अब सदन के बाहर से भी सरकार की घेराबंदी की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है, तो बीजेपी के सहयोगी भी उसे घेरने में जुटे हुए हैं। जेडीयू की तरफ से तो गठबंधन छोड़ने के संकेत भी मिलने लगे हैं। तो आखिर क्यों बीजेपी से दूर जाती दिख रही है जेडीयू, और क्या कहा जेडीयू के प्रवक्ता ने, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही एनडीए में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। एनडीए में टूट पड़ती दिखाई दे रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं। नीतीश भले ही खुलकर सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हों, लेकिन नीतीश के बयान से साफ समझ आ रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही पलटी मारने की तैयारी में हैं। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू प्रवक्ता अनूप सिंह पटेल ने ऐलान किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 50 सीटों को चिन्हित किया है, जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जेडीयू नेता ने इंडिया गठबंधन के साथ डील के संकेत देते हुए कहा कि जिस भी बड़ी पार्टी को लगेगा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन होना चाहिए, वो हमसे संपर्क कर सकती है। जेडीयू प्रवक्ता के बयान ने साफ कर दिया है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन ज्यादा नहीं चलेगा। इस बीच पटेल ने यूपी में बीजेपी की हार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने यूपी में जेडीयू से गठबंधन किया होता, जेडीयू को कुछ सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी होती, तो यूपी के चुनाव परिणाम अलग होते। हमारी पार्टी मिर्जापुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर हमें सीटें मिल जाती तो एनडीए को यूपी में इतनी करारी हार नहीं झेलनी पड़ती। एनडीए टूटता बिखरता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। तेलंगाना में आज बीआरएस नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कांग्रेस में शामिल हो गए, तो दूसरी तरफ राज्य की कांग्रेस सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उसमें एक बड़ा वादा आज सरकार ने पूरा कर दिया। तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व विधानसभा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं उनके साथ उनके बेटे भास्कर रेड्डी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि खुद सीएम रेवंत रेड्डी ने पोचाराम रेड्डी को पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अब पार्टी ज्वाइन करने के बाद पूर्व स्पीकर ने सीएम रेड्डी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा जताई है। पोचाराम के पहले 3 और विधायकों ने बीआरएस छोड़ दी थी और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीआरएस के और भी कई विधायक आने वाले समय में पार्टी छोड़ सकते हैं। पोचाराम रेड्डी ने अपने कांग्रेस में शामिल होने को घर वापसी करार दिया है।
ऐसा इसलिए क्योंकि रेड्डी ने अपना राजनीतिक करियर ही कांग्रेस से शुरू किया था। वहीं तेलंगाना की कांग्रेस सरकार की बात करें तो शनिवार को ही सीएम रेवंत रेड्डी ने 2018 से 2023 तक किसानों द्वारा लिए गए 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करके किसानों को राहत देने का काम किया है। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में किया था, जिस पर आज राज्य सरकार ने अमल करके किसानों को राहत देने का काम किया है। कांग्रेस मजबूत हो रही है, वादे पूरे कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में बदले की कार्रवाई हो रही है। बीजेपी ने इस बार अयोध्या को लेकर पूरे देश में प्रचार किया, लेकिन पार्टी अयोध्या सीट ही नहीं बचा पाई। और अब जो कार्रवाई यहां हो रही है उसे लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया है। तो क्या कहा सपा चीफ अखिलेश ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को केवल 33 सीटें मिली हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटों पर जीत हासिल की है। यूपी की सबसे चर्चित अयोध्या फैजाबाद सीट पर भी बीजेपी को हार मिली है। इस सीट पर बीजेपी की हार के बाद समीक्षा का दौर जारी है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश भाजपा अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले। जो सच में सज्जन हैं, उनकी सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा प्रदान की जाए। बताया जा रहा है कि अयोध्या के जिलाधिकारी और हनुमानगढ़ी के महंत आपस में भिड़ गए। इस दौरान योगी सरकार के 2 मंत्री वहां मौजूद थे। दोनों की नोकझोंक के बाद महंत के गनर को हटा दिया गया। अयोध्या में हुई इस झड़प का ये मामला फिलहाल गरमाया हुआ है, जिसे लेकर अब सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि चुनावों में बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी पैंतरा काम नहीं आया और आखिरकार उन्हें हार मिली। बीजेपी की हार के लिए कौन जिम्मेदार है? फिलहाल पार्टी इसके पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार के बनाए 3 नए कानूनों की। 1 जुलाई से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें 3 नए आपराधिक कानून भी शामिल है। 1 जुलाई से ये कानून लागू हो जाएंगे, जिसे लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके खिलाफ पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नाम खुली चिट्ठी लिखी है और कानून को रोकने की मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। 1 जुलाई से लागू होने वाले इन तीनों कानूनों का विरोध जारी है। मामले में पूर्व नौकरशाहों के समूह ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों के नाम चिट्ठी लिखी है। इनकी मांग है कि इन कानूनों को लागू न किया जाए। पूर्व नौकरशाहों ने अपने पत्र में सरकार से गुजारिश की है कि वो सुनिश्चित करें कि ये नए कानून हमारे संवैधानिक अधिकारों को खोखला ना करें और हमारे लोकतंत्र के लिए संकट ना बन जाए। उन्होंने लिखा कि हम आप सभी से ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील करते हैं कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने पर रोक लगाई जाए और राष्ट्रीय सहमति विकसित करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक में नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की जाए। इन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि इन कानूनों का प्रभाव, जैसा कि वर्तमान में स्वीकृत भी है, वो ये है कि एक बार जब वे लागू हो जाएंगे तो भारत एक कार्यशील लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। बता दें कि इन नियमों को लेकर विपक्ष भी कड़ी आपत्ति जताता रहा है। इन नियमों के संसद में पारित होने के बाद से ही इनका विरोध होने लगा था। कहीं इसे ब्रिटिश राज के बाद पुलिस राज लाने जैसा बताया गया, तो कहीं इसे सरकार की तानाशाही करार दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी को इन कानूनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा कि लोकसभा ने आपराधिक कानूनों के तीनों बिल को तब पास किया जब 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। सरकार ने संसद में बिना चर्चा कराए एक तरफा तरीके से बिल पास करा लिए। ममता ने संसद से इन कानूनों की नई समीक्षा कराने की मांग की है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।